लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा, मेन बात ये पढ़ी थी कि जो शेल्स हैं किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ, शेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, तीन तरह से मैं इसको पुकारूंगा। या तो मैं इसको ऑर्बिट बोलूंगा, ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट। या मैं इसको एनर्जी लेवल बोलूंगा, या मैं इसको बोलूंगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, आप इसे एनर्जी लेवल बोल दो, आप इसको शेल बोल दो, आप इसको ऑर्बिट बोल दो, एक ही बात है। मेन पोस्टुलेट क्या थे बोर्स के, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे? जब ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। ये डायरेक्शन देखना एरो का, बस बाहर चली गई एनर्जी। वैसे भी हम सोच सकते हैं, किसी के पास 1000 रुपीज थे, 500 रह गए, संडे को 1000 थे, मंडे को 500 उसके पास रहे, तो कहीं चले गए होंगे ना, ये 500 कहीं गए होंगे, खो गए होंगे, खर्च कर दिए होंगे, वॉट एवर। यानी इसमें से हमने हटा दिए, ये माइनस कर दिए, ये एनर्जी बाहर चली गई। अब ये क्या चीज है, इसको हम मॉनिटर करेंगे आगे चलकर। अगर संडे को किसी के पास 500 रुपीज थे और मंडे को उसने पॉकेट में देखा कि 1000 हो गए, तो ये बाहर से कहीं से आए हैं 500 प्लस। तो लोअर एनर्जी लेवल से जब ये हायर एनर्जी लेवल में आ जाता है इलेक्ट्रॉन, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में आ जाता है, लोअर शेल से हायर शेल में आ जाता है, तो बाहर से एनर्जी इसको मिलेगी या देनी पड़ेगी, वर्ड कैसे भी बोलो। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जो जितना अंतर है, कितना यहां पे इसको बाहर से पैसा देना पड़ेगा, 1000 माइनस 500, तो ये एनर्जी E2 माइनस E1, ये E2 माइनस E1 अमाउंट एनर्जी का देना पड़ेगा, डेल्टा E। ये एनर्जी कितनी लिबरेट होगी या एनर्जी कितनी निकलेगी? E2 माइनस E1, ये एनर्जी गैप। बस हम वर्ड में अंतर कर रहे हैं, एनर्जी निकल रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है। एक जगह एनर्जी पॉजिटिव होगी, एक जगह एनर्जी नेगेटिव होगी। इसकी बात करेंगे अभी। इतना हमने लास्ट क्लास में किया था, अब आगे प्रोसीड कर रहा हूं। इस सारी बात को हम मैथमेटिकली किस तरह से रिपोर्ट करेंगे, अपनी सारी बात को मैथमेटिकली किस तरह से हम एनालाइज करेंगे। अब हम मैथमेटिकल इसके एनालिसिस करने के लिए हम सब उन रूल्स को एक बार फिर से सोचेंगे जो हमने कोलंबिक लॉ, दो पार्टिकल के बीच में, एक कैटायनिक था एक एनायनिक था, उनके बीच का कोई डिस्टेंस r था, Q1 Q2 उस पर चार्जेस थे, तो F इज इक्वल टू K कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 ओवर R स्क्वायर किया था हमने, कूलम्ब्स लॉ जिसे हम बोल रहे होते हैं। वहां से हमें इसको स्टार्ट करना हो, और बाकी जो एनर्जी चेंजेस हैं वो इस तरह से सोचने। पहले रेडियस की हम कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है हमारा, और उस इलेक्ट्रॉन का मास m है और उस पर चार्ज E है। हालांकि ये हमें वैल्यूज पता हैं, लेकिन हम m एंड E रखते हैं। मास पता है आपको, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम है। चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ, घूम रहा है। जब ये घूम रहा है तो मास m है, चार्ज इस पर E है। और जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। कितना पॉजिटिव होगा? या तो एक प्रोटॉन होगा, या दो प्रोटॉन होंगे, या तीन प्रोटॉन होंगे, या चार प्रोटॉन होंगे। और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? चार्ज का मैग्नीट्यूड प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन
एग्जैक्टली इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, साइन की नहीं। बस प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही चार्ज नेगेटिव होता है। तो इस न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, और जितने प्रोटॉन्स हैं उनकी गिनती ZE हो जाएगा। एक प्रोटॉन है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई E, 2 प्रोटॉन है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई, एंड ये प्रोटॉन क्या होते हैं? ये एटॉमिक नंबर होता है। किसी न्यूक्लियस पर जितने प्रोटॉन हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर है। भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, उसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं। चार्ज कितना हो जाएगा? 6 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर। प्रोटॉन का चार्ज किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। तो E मल्टीप्लाइड बाई 6 होना चाहिए कार्बन के केस में। तो ZE, न्यूक्लियस पर चार्ज कितना आया? ZE आ गया। अब ये जो चल रहा है, ये जैसे जैसे चल रहा है ऐसे ऐसे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो वेलोसिटी की बात, वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी काउंट करेंगे। टेंजेंशियल का मतलब हम इस पे एक टेंजेंट डाल देते हैं सर्कल पर, तो ये वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाती है। ये जो वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन वाली वेलोसिटी, अगर ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता तो कितनी होती, ये काउंट करेंगे। क्योंकि वेलोसिटी जो सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल चल रहा है तो वो तो हर एक मोमेंट पर अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो हम वेलोसिटी बोल ही नहीं सकते। लीनियर वेलोसिटी की बात हुई है, टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब लीनियर वेलोसिटी। तो हमने ये पैरामीटर अपने फिक्स कर लिए कि मास इलेक्ट्रॉन का m है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पर E है, न्यूक्लियस पर चार्ज टोटल ZE है, एंड वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी उसकी v है। ये हमने पैरामीटर मान लिए और हमने कह दिया कि इसका रेडियस यहां से यहां तक r रेडियस से ये रोटेट कर रहा है। जो रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट नहीं रिवॉल्व बोलना चाहिए, रोटेशन वर्ड गलत है। जो रिवॉल्व कर रहा है ये, वो r रेडियस पर रिवॉल्व कर रहा है। कूलम लॉ अगर मैं अप्लाई करता हूं तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स जो इस पर न्यूक्लियस एंड इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स अप्लाई होगी, वो फोर्स इन चार्जेस के Q1 हो गया, Q2 हो गया, इनके बीच का रेडियस हो गया, और ये K हो गया एक, इसकी वैल्यू बताई थी आपको लास्ट क्लास में। जो चार्ज है मेरे पास Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, F इजिकल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो यहां तक कुछ हमने एज सच नया नहीं किया है। अब मैं इन चार्जेस की वैल्यू रख देता हूं यहां। एक क्या है मेरे पास? चार्ज इलेक्ट्रॉन का E। दूसरा क्या है मेरे पास? Q1 या Q2, कोई सा भी ले लो, मल्टीप्लाई तो करना है, ZE। तो ये क्या हो जाएगा? ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई K। K क्या है यहाँ? K की वैल्यू क्या है? अगर आपको याद हो तो K वॉज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये था। इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ये वैल्यू इसकी होती है। तो ये फोर्स कितनी आ जाएगी दो पार्टिकल के बीच में जो लग रही है, कैटायन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल के बीच में जो लग रही है, ये आ जाएगी के ई की वैल्यू ये रखी मैंने, मल्टीप्लाइड बाई Q1 कितना रखा? Z मल्टीप्लाइड बाई E, मल्टीप्लाइड बाई Q2 कितना रखा? E, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ZE स्क्वायर आ गया।
ओवर रेडियस स्क्वायर आर स्क्वायर। ये हमने एक फोर्स दोनों के बीच में कंसीडर की। फोर्स इज इक्वल टू के ई जेड ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, वेयर के इज इक्वल टू 1/4πε0। के कांस्टेंट की वैल्यू हम उठा करके यहां से रख देते हैं। 9.0 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। अब जो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको बताया था लास्ट क्लास में, क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? अगर कोई फोर्स इस रोटेटिंग पार्टिकल पर, पार्टिकल मतलब रेफरेंस बोल दो, पार्टिकल बोल दो, एक तो फोर्स ये लग रही होती है, एक फोर्स बाहर की तरफ लग रही होती है। जो आउटवर्ड फोर्स बाहर की तरफ लग रही होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एक जो इनसाइड लग रही होती है। अब ये वाली फोर्स जो बाहर की तरफ लग रही होती है वो mv² है। mv² इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपने किसी एक पाथ पर ये कब घूमता रहेगा? ये तब घूमता रहेगा जब ये दोनों फोर्सेस जो इनसाइड द न्यूक्लियस लग रही है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब इसमें सारी फोर्सेस शामिल हैं, किसी भी टाइप की फोर्स है, जब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगी तब तक ये अपने पाथ पर नहीं घूमेगा। ये कोई सी भी फोर्स है उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये जो भी बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, जो भी इनसाइड फोर्स लग रही है, अगर ये दोनों एग्जैक्टली बराबर नहीं होंगी तो ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट नहीं करेगा। अगर ये बाहर वाली फोर्स ज्यादा हो गई तो ये तो फिर बाहर की तरफ चल पड़ेगा। ये इनसाइड फोर्स अगर ज्यादा हो गई तब तो ये घूम कर घूमते घूमते यहाँ न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, ये तो घूमता रहता है। अगर घूमता रहता है तो क्या होगा? दोनों फोर्सेस बराबर होंगे। दैट मीन्स दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर। दैट मीन्स mv² ओवर आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर। यहां से हम आगे कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं। आर से आर कैंसिल हो गया, ये v क्या आ जाएगा? विल बी इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ के जेड ए स्क्वेयर ओवर एम। यहां से हमने v ये कैलकुलेट कर लिया। वेलोसिटी की बात अगर हम करते हैं तो किसी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मैंने डिसाइड करके बता दी। पढ़ाने नहीं देते हो बिल्कुल भी। v कैलकुलेट जब कर लिया तो v कैलकुलेट करने से मुझे वेलोसिटी किसके टर्म्स में पता चल गई? मुझे वेलोसिटी पता चल गई मास, चार्ज एंड एटॉमिक नंबर के टर्म्स एंड के टर्म्स में। के की जो कांस्टेंट वैल्यू है मैं उठा के यहां रख सकता हूं। मास कांस्टेंट है, यहां मास रख सकता हूं मैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैं रख सकता हूं। वेरिएबल क्या बचा? आर बचा एंड वी बचा। ये आर एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे। यही बात मैंने अभी आपको सारी की सारी बताई। तब ये क्या आ जाएगा? v² हो जाएगा। और अगर मैं इसी को आगे प्रोसीड करता हूं तो v² की जगह मैं क्या लिख पाऊंगा? v इज इक्वल टू
kz e square over मिस्टर। इतनी बात आपको पता लग जानी चाहिए। अब एक बोर थ्योरी पढ़ी होगी आपने, शुरू से हम करते आ रहे हैं, दूसरा या तीसरा पॉइंट था बोर का। उसने बताया था, बोर ने, कि किसी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू h ओवर 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल था, मल्टीप्लाइड बाय n। यहां n क्या है? n है यहां एक इंटीजर 1 2 3 4 5। ये एक अलग बात जो बोर ने बताई थी, ये वहां से हमने सोच ली। ये वहां से अगर हम सोच लेते हैं तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूं इक्वेशन को। v वेलोसिटी इज इक्वल टू एन एच प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है। n इंटीजर है 1 2 3 4 5 ओवर 2 पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई 22/7 कांस्टेंट है, m और यहां से मैं ये वैल्यू ले सकता हूं। यानी v को मैंने यहां किस टर्म में लिखा? रेडियस की एंड मास के टर्म्स में लिख दिया। अब अगर मैं उठा करके इस v को, पूरी वैल्यू को यहां पर रख देता हूं तो कोई इशू की बात थोड़ी होगी। क्या लिखूं मैं? NH ओवर 2 पाई mr इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ kz e स्क्वायर ओवर मिस्टर। ये पावर 1/2 है, ये पावर 1 है। या चलो, अगर थोड़ा सा 1/2 पावर सोचने में दिक्कत है तो ये मैं यहां से हटा दूं और सबका स्क्वायर कर दूं इधर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। n स्क्वायर, h स्क्वायर, 2 स्क्वायर, पाई स्क्वायर, m स्क्वायर, r स्क्वायर। यहां से मैंने स्क्वायर रूट हटाया और सबके स्क्वायर कर दिए। भाई वी स्क्वायर, वी की जगह वी स्क्वायर की वैल्यू रख दी, ऐसे सोच लो। पहले से ही स्क्वायर कर दिया इसका, तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट गया। 4 पाई स्क्वायर mr यहां से बच गया, ये इधर से कैंसिल हो गया। n स्क्वायर, h स्क्वायर, k z e स्क्वायर। अब हम यहां से सिर्फ एक रेडियस हमारा बचा, ये रेडियस लिख सकते हैं। ये रेडियस को मैं इधर पहुंचा दूं, k इधर ले आता हूं, z इधर ले आता हूं, e स्क्वायर इधर ले आता हूं। सब कुछ कांस्टेंट है इसमें, अगर आप देखते हो तो। n वेरिएबल है, या 1 2 3 4 5 हो सकता है, या z वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। भाई h कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो 2 कांस्टेंट है, 4 हो गया ये। k कांस्टेंट है, z वेरिएबल है, किसी अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होगा। एटॉमिक नंबर 1 के लिए Z1 होगा, एटॉमिक नंबर 2 के लिए Z2 होगा, एटॉमिक नंबर 3 के लिए Z3 होगा। और ये n वेरिएबल है, n शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, या 1 2 3 4 5, बस ये हो सकता है। यहां से हम इस बात को प्रोसीड करके r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं।
सारे कांस्टेंट रखते हुए आर की वैल्यू निकाली जा सकती है। पहले जितना मैंने बताया इसको करो, फिर आगे हम देखेंगे इसको। और जो ये पोस्टुलेट था, बोहर पोस्टुलेट से हमने ये पॉइंट दूसरा या तीसरा लिखाया था, नंबर मुझे याद नहीं रहा। एंगुलर मोमेंटम was integral multiple of h over 2 pi, integral multiple n, वैल्यू 1 2 3 4 5। यहां से मैंने v की वैल्यू निकाल दी, v की वैल्यू निकाली, ये r इधर आ गया, m ये इधर आ गया। यहां से स्क्वायर कर दिया इसका, v का स्क्वायर, और दूसरी जो इक्वेशन अभी बनाई थी उसके बराबर रख दिया। यहां से r कैलकुलेट कर लिया गया। अब यहां हम मास की वैल्यू रखते हैं, ई की वैल्यू रखते हैं, एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द रेज -27 होती है। एनर्जी की यूनिट है अर्ज, सेकंड। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द रेज -19। मास कितना है, 9.1 इंटू 10 टू द रेज -27 -31 किलोग्राम। ये तीनों वैल्यूज रख करके जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, के की वैल्यू कांस्टेंट है। ये सारी वैल्यूज रखने के बाद एक कांस्टेंट हमें मिल जाएगा। क्या कांस्टेंट होगा वो, ये इस तरीके का, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड के की वैल्यू हमने कांस्टेंट रख दी। ये वैल्यू रखने के बाद जो रेडियस कैलकुलेट हुआ हमारा, ये वाला रेडियस कैलकुलेट होगा ना। रेडियस किस पे डिपेंड करेगा, या तो एन पर डिपेंड करेगा या डिपेंड करेगा जेड पर। बस दो वेरिएबल हैं, ये सिर्फ दो ही वेरिएबल रहे, एक ये वेरिएबल रहा और एक ये वेरिएबल रहा। बाकी सब जो हैं वो कांस्टेंट है। ये खत्म हो जाएगा, ये एच पाई 4 पाई स्क्वायर एम खत्म हो जाएगा, ई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे हम 1.6 इंटू 10 टू द रेज -19 का। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ये कुछ होगी, एक ये सिंपल 0.529 इंटू एन स्क्वायर, यही वाला एन स्क्वायर, ये वाला एन स्क्वायर ओवर जेड, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर ले ओवर जेड। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, एन क्या है, रेडियस। किस चीज की रेडियस है, ऑर्बिट की। कौन से ऑर्बिट की रेडियस है, या तो 1 की या 2 की या 3 की या 4 की, वही वैल्यू रखो यहां। अगर पहले ऑर्बिट की रेडियस चाहिए तो n इजिकल टू 1 रखो, दूसरे ऑर्बिट की रेडियस चाहिए तो n इजिकल टू 2 रख दो, तीसरे ऑर्बिट की रेडियस चाहिए तो n इजिकल टू 3 रख दो। ये रखते हुए हम जब रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो 0.529 इंटू 10 टू द रेज इंटू एन स्क्वायर जेड एंगस्ट्रॉम, 10 टू द रेज -10 हम तब लिखेंगे अगर हम मीटर में लिखना चाहते हैं। मान लो ये आंसर मैं मीटर में करना चाहता हूं तो ये आएगा 10 टू द रेज -10 मीटर, लेकिन एंगस्ट्रॉम में लिखा है, एंगस्ट्रॉम में हमारा ये आंसर होगा। तो कुल मिलाकर के हमें ये रिजल्ट मिलेगा। वेल यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले आप मुझे बता दो, फिर हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन
तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिससे हम किसी एक एटम के रेडियस, शेल के रेडियस को निकाल सकते हैं। पहले शेल का, दूसरे शेल का, तीसरे शेल का। एग्जाम्पल मैं छोटा सा देता हूं आपको। कैलकुलेट रेडियस रेशो, रेशो ए बाई बी, रेशो की बात हो रही है, फॉर सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 पॉजिटिव आयन। क्या करना है आपको? हीलियम की सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है एंड रेडियस कैलकुलेट करना है बेरिलियम के 3 पॉजिटिव के, ये 2 पॉजिटिव के थर्ड ऑर्बिट का। ये निकालने के बाद इनका रेशो कर देना है। लैंग्वेज समझो क्वेश्चन की। कैलकुलेट रेडियस रेशो फॉर सेकेंड ऑर्बिट एंड ऑफ हीलियम एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम आयन। तो हीलियम का पहले कैलकुलेट कर लो, बेरिलियम का पहले कैलकुलेट कर लो, थर्ड ऑर्बिट का, दोनों का रेडियस निकाल लो। कैसे करेंगे कैलकुलेट? देखो, रेडियस, इसको मैं R1 कह देता हूं, इसको मैं R2 कह देता हूं। R1 विल बी इक्वल टू, क्या चीज है? सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। 2 पॉजिटिव गलत लिख दिया था मैंने, ये 1 पॉजिटिव गिवन है। 2 पॉजिटिव में तो 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 पॉजिटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन है मतलब ये। विल बी इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर। कौन सा शेल है, कौन सा ऑर्बिट है, कौन सा एनर्जी लेवल है? 2, 2 स्क्वायर। वैल्यू ऑफ n 2 रखी है, ये 2 दी हुई है। Z हीलियम के लिए कितना होता है? एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है। ये बातें पता ही तो होनी चाहिए, बिना पता हुए कैसे चलेगा। ये आ गई पहली बात। R1 कर लिया मैंने कैलकुलेट, रेशो तो बाद में निकलेगा, पहले R2 कर लो कैलकुलेट। अब मैं कर लेता हूं कैलकुलेट R2 विल बी इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर। n क्या चीज है? ऑर्बिट। कौन सा है? थर्ड। 3 स्क्वायर, 9 हो गया ये, डिवाइडेड बाई z। बेरिलियम के लिए एटॉमिक नंबर होता है 4। ये मैंने कर लिया कैलकुलेट। अब मैं क्या करूंगा? R1 ओवर R2 करूंगा, रेडियस रेशो जो कैलकुलेट करना था। R1 ओवर R2 क्या लिख दूं मैं? 0.529 इंटू 2 स्क्वायर ओवर 2 डिवाइडेड बाय 0.529 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, इसी के साथ कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 4। 4 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। क्या लिख सकता हूं मैं? इससे कैंसिल हो गया ये। R1 ओवर R2 इज इक्वल टू, ये नीचे 9 और 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 ओवर 9, 8 ओवर 9।
ये रेडियस रेशो है हमारा हीलियम एंड बेरिलियम के एटम्स के लिए, और उनके लिए भी नहीं, हीलियम के सेकंड ऑर्बिट एंड बेरिलियम के थर्ड ऑर्बिट के लिए। 3 पॉजिटिव क्यों दिया है? क्योंकि हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल अप्लाई किया इस पर, एंड दैट वाज ट्रू फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम 3 पॉजिटिव में, तो हम अप्लाई कर सकते हैं बोर्स मॉडल। इसमें हीलियम 1 पॉजिटिव में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। शुरुआत की थी मैंने जब बोर्स मॉडल की, तो बताया था कि हर एक एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। तो ये बड़ा सिंपल सी एक प्रॉब्लम थी, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसे इस तरह सोच सकते हो। कुछ डाउट है इसमें किसी को? एक न्यूमेरिकल ये है, इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, अब तो ये तो कोई इशू ही नहीं है, चाहे मैं 1000वां ऑर्बिट लेता हूं लिथियम का, इमेजिनरी है तो क्या दिक्कत है? एक्चुअली एग्जिस्ट ना करते हूं, लेकिन 1000 ऑर्बिट है, तो अब ये सेकंड ऑर्बिट की बात की गई है, ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव आयन इज x, then find radius of first orbit of helium 1 positive in terms of x, in terms of x बताना है। तो रेडियस r1 कह दिया मैंने, r1, let r1 is radius of second orbit of lithium 2 positive। तो क्या आ जाएगा? 0.529 इंटू टू द रेज 2 एन स्क्वायर ओवर z। लिथियम के लिए z कितना है? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ये लिख दिया मैंने। ये कितनी गिवन है? x गिवन है, गिवन है हमें, x है। अब मुझे क्या करना है? R2, R2 क्या माना मैंने? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव, कितना होगा? 0.0, ये गलत लिखा है, 529 इंटू हीलियम n, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? 2 होते हैं, 1 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लिखूंगा मैं? मुझे यहां लिखना चाहिए 1 ओवर एटॉमिक नंबर हो गया 2। फर्दर क्या किया जाए? बताओ भाई सोच के। 2.53 लेना चाहिए सर। फाइनली हमने क्या किया इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए? यहां इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू से मैंने 0.0529 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये वैल्यू मेरे पास आ गई 3x/4। ये वैल्यू 3x/4 मैंने उठा करके यहां अप्लाई कर दी, रख दी। ये वैल्यू जब मैं रख दूंगा तो इसकी जगह 3x/4 रखा, कैलकुलेट किया, 3x/8 आ गया। क्या आया ये 3x/8? ये आया फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम। किसके टर्म्स में बता दिया मैंने? एक्स के टर्म्स में।
उसी के टर्म्स में मुझे बताना था, इन टर्म्स ऑफ एक्स बताना था। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट in terms of x is equal to 3x/8 ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव की बात हो रही है। ठीक हो गया, ये समझ आ गया। ये सभी लोग भाई गलती सुधार लेना। एक ये जो मैंने कैलकुलेट किया है वैल्यू को, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गलत वैल्यू नहीं याद रखनी है। ये वैल्यू 0.0529 नहीं है, ये वैल्यू है 0.529। ये वैल्यू है 0.529। याद नहीं है कांस्टेंट मेरे, ये 0.529। हालांकि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे इस पर, लेकिन चलो फिर भी गलत बात तो गलत बात थी। तो ये एक हमारा न्यूमेरिकल, इस तरह से हम प्रोसीड करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। आगे बढ़ेंगे अब हम। जो इलेक्ट्रॉन घूमता चला जा रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, हर मोमेंट पर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, घूम रहा है। जबकि वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो टेंजेंट डालेंगे हम इस पर, तो लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है। लीनियर वेलोसिटी वही जो हमने बोर पोस्टुलेट को एंड कूलम लॉ को कंबाइन करते हुए एक mv² ओवर r इज इक्वल टू के ई Z² Q1 Q2 K Q1 Q2 ओवर r² लिख दिया था। ये कैंसिल हो गया। v मैंने यहां से कैलकुलेट किया, v वॉज स्क्वेयर रूट ऑफ kz। क्या आ जाएगा? e² ओवर mr। एक आर तो कैंसिल हो गया, एक ए आ गया। अब हम अगर इस v की वैल्यू निकालते हैं तो ये k कांस्टेंट है, z कांस्टेंट नहीं है, e कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, r कांस्टेंट नहीं है। एक कांस्टेंट आएगा और ये कांस्टेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो हम z एंड रेडियस किसी एक फिक्स ऑर्बिट के लिए, n ऑर्बिट के लिए हम डिसाइड कर सकते हैं। n ऑर्बिट के लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे? v की वैल्यू अगर किसी n ऑर्बिट के लिए डिसाइड करनी है तो मैं फाइनली इसको v फॉर n ऑर्बिटल will be equal to 2.18 into 10 to the raise 6 multiplied by z over n। ये z over n डिपेंड करेगा कि हम कौन सा एटम यूज कर रहे हैं। n जहां शेल का नंबर है, ऑर्बिट नंबर है, एनर्जी लेवल है, एंड z एटॉमिक नंबर है, और वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में ये कैलकुलेट की जाती। ये अगर मैं कांस्टेंट मानता हूं तो v वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी
will directly be proportional to Z. And again, I can write it like V is inversely proportional to N. जैसे जैसे N बढ़ेगा V की वैल्यू कम होती जाएगी, जैसे जैसे Z बढ़ेगा V की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ये कॉन्क्लूसिव बात हमने निकाली। अगर एक बार दोबारा से देखो इसको, दो एग्जाम्पल मैं लेता हूं। एक न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, शेल नंबर 1 लेता हूं मैं, इसका N की वैल्यू 1 ली, तो मैं यहां Z कितना रखूंगा 1, यहां N कितना रखूंगा 1, वेलोसिटी आ गई। अब मैंने कोई दूसरा एक एटम लिया, उसमें प्रोटॉन की संख्या नंबर 2 था, 2 प्रोटॉन थे, यानी 2 पॉजिटिव आ गया। शेल नंबर 1 ही रहा, शेल को मैंने चेंज नहीं किया। Z की वैल्यू आ गई 2, तो ज्यादा अगर चार्ज है न्यूक्लियस पर तो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में तेज घूमने लगेगा। यानी शेल नंबर 1 जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा, शेल नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब हम रिवर्स करते हैं, अब हम चार्ज सेम रखते हैं। एक एटम है, उसमें प्रोटॉन है Z, यानी चार्ज सपोज करते हैं 2 पॉजिटिव है। उसका पहला शेल है, उसका दूसरा शेल है, उसका तीसरा शेल है। तो यहां ये ज्यादा स्पीड से घूमेगा, यहां ये थोड़ा स्लो जाएगा, यहां ये थोड़ा स्पीड नहीं वेलोसिटी, यहां ये और कम स्लो और कम स्पीड वेलोसिटी से जाएगा, यहां सबसे कम वेलोसिटी होगी अगर इसमें टोटल 4 शेल है। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ शेल बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि ये n के इनवर्सली रिलेटेड है वेलोसिटी, इसलिए ये जैसे जैसे n बढ़ेगा वेलोसिटी कम होती जाएगी। ये दो बातें आपको याद रखनी। दैट मीन्स वेलोसिटी z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है। बात वेलोसिटी की हो रही है। अब हम दूसरे टर्म पर आते हैं। एक और इसमें रिलेशन है, और वो है एनर्जी का रिलेशन। ये तो एक बात हुई जो मैंने डिस्कस की। एनर्जी की जो कैलकुलेशन है, उस एनर्जी की जब फाइनल कैलकुलेशन की जाती है तो ये कैलकुलेशन E इज इक्वल टू माइनस, अब ये एनर्जी माइनस में लिखी। अभी मैं इसका मीनिंग बताता हूं आपको कि क्या मीनिंग आएगा। 13.6 मल्टीप्लाइड बाई Z स्क्वायर ओवर N स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में की है इसको। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इस तरीके की यूनिट होती है कि हम किसी एक इलेक्ट्रॉन पर जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना चाहते हैं, तो उसमें जो एनर्जी पर्टिकुलर होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काउंट होती है। एक सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूं, इसकी डेफिनेशन आपको बाद में पता चलेगी कि हम किस तरह से कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो जब कैलकुलेशन की जाती है इस एनर्जी की, तो वो आती है -13.6 Z स्क्वायर ओवर N स्क्वायर। यहां पर फर्दर जैसे जैसे Z बढ़ेगा ऐसे ऐसे एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन नेगेटिव है ये। क्या मतलब है नेगेटिव का? नेगेटिव का मतलब ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी शेल में ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी अपनी कोई एनर्जी है।
आप चाहते हो कि इसको यहां से हटा दो, इस शेल से हटाने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, यहां से निकालने के लिए इसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी, अब एनर्जी देनी पड़ी आपको इसको, यानी इसके पास इतनी पहले से एनर्जी मौजूद है, इसलिए हम इसको माइनस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब भी कभी हम किसी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसकी अपनी एनर्जी इतनी मौजूद है। इसका क्या मतलब है? माइनस में लिखा होने का क्या मतलब है? माइनस में लिखा होने का मतलब है बाहर से आप इसको इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे तो यहां से ये हटेगा, यानी ये इतनी एनर्जी लूज करके यहां सेटल हुआ है। ये एक कंडीशन की बात है। तो एनर्जी क्या होती है? अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो वो वर्क डन के इक्वल आती है। मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन आपको एक बार बता दे रहा हूं। जब हम दो प्लेट्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखते हैं, थोड़ा सा इसको शायद आप लोग समझ पाओ क्योंकि टॉपिक से अलग हटके चीज है। 1 वोल्ट का डिफरेंस है इन दो प्लेट्स के बीच में, 1 वोल्ट डिफरेंस की बात हो रही है। अगर ये 5 है तो ये 6 है, ये 10 है तो ये 11 है। पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अगर है तो जो हम वर्क डन की बात करते हैं, वर्क एंड एनर्जी की यूनिट एक ही होती है। इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं 1 पोटेंशियल डिफरेंस पर यहां पर रख करके एक्सलरेट करना चाहता हूं तो उसके लिए जो मुझे वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन ऑन दिस इलेक्ट्रॉन in potential difference of 1 volt is called as 1 electron volt. ये क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी की यूनिट। एनर्जी की यूनिट है तो क्या होगा ये? इट इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन पर जो बाहर से वर्क किया गया, इसको एक्सेलरेट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस डालकर इस पर वर्क किया गया, दैट इज कॉल्ड एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। वर्क के बराबर ये किया गया। तो ये डेफिनेशन आगे बाद में कहीं न्यूमेरिकल में आपको काम आ जाएगी, इसलिए मैंने ये डेफिनेशन आपको बता दी। तो एक बात ये हो गई। अब मैं आपको वेलोसिटी का बता देता हूं कि वेलोसिटी हमने किस तरह से, वैसे आपका जहां तक मैं समझता हूं कि ये जो एनसीईआरटी में तो ये इवन कैलकुलेशन इस रेडियस की भी नहीं दी गई है जो मैंने आपको कैलकुलेट करा दी है, लेकिन फिर भी मैंने ये कैलकुलेशन और डिटेल आपको डिस्कस कर दी। इनके दो के आप डायरेक्ट फार्मूला, एक तो एनर्जी का, एक वेलोसिटी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला ही यूज होना है, इसकी हमने डेरिवेशन नहीं किया है कि कहां से हमने ड्राइव किया। मोर और लेस इसी तरह से जैसे अभी इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था रेडियस को, मोर और लेस उसी से मिलती जुलती कैलकुलेशन करते हुए हमने एनर्जी को, मैंने तरीका बताया कि एक इलेक्ट्रॉन को जब हम रखते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर तो जो वर्क डन किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहां से कहीं इसको कैलकुलेट किया होगा। ऐसे ही वेलोसिटी जो कैलकुलेट की वो 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने होंगे और ये दो फॉर्मूलों पर बेस्ड
3 हो गए टोटल मिला लें अगर हम, एक रेडियस का हो गया, एक वेलोसिटी का हो गया, ये कम आएगा, ना के बराबर पूछा जाएगा, लेकिन रेडियस पर आपसे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको क्वेश्चन एनर्जी पर मिलेंगे। माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है कि इतनी बाहर से आप एनर्जी दोगे उस इलेक्ट्रॉन को, तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी ऑर्बिट से जिस पर चार्ज Z है, ऑर्बिट का नंबर n है, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तो ये यहां से हटेगा। इसका मतलब है कि इतनी एनर्जी बाहर निकाल करके यहां लोकेट हुआ होगा ये, तो इसलिए माइनस लिखा है। बस इस माइनस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो देखो, अगर आपको कोई डाउट इसमें है तो पूछो जल्दी से मेरे से। एनर्जी माइनस 13.6 Z स्क्वायर एन ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। हाइड्रोजन एटम लिया मैंने, प्रोटॉन का नंबर 1 होता है, यानी Z की वैल्यू 1 है हाइड्रोजन में, ये हो गया 1। शेल नंबर 1 है इसका, शेल नंबर 2 है, शेल नंबर 3 है, शेल नंबर 4 है। शेल नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन को मैं ऊपर उठा करके लिख दूं तो एनर्जी में चेंजेस आएंगे। तो पहले मैं शेल नंबर 1 की एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। शेल नंबर 1 है तो n की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1, इसके लिए n की वैल्यू आ गई 1, इसके लिए n की वैल्यू आ गई 2, इसके लिए n की वैल्यू आ गई 3, इसके लिए n की वैल्यू आ गई 4। ये काम की बात रहेगी आपके लिए। तो अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए मैं एनर्जी का कैलकुलेशन करता हूं, E1 बोल दिया मैंने n की वैल्यू 1 के लिए, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू -13.6 इंटू Z स्क्वेयर। कितना है Z? 1 स्क्वेयर, 1 है ना, हाइड्रोजन के लिए तो 1 ही रहेगा Z, शेल नंबर कुछ भी हो, ओवर n स्क्वेयर। n कितना लिया मैंने? 1, 1 स्क्वेयर। तो ये एनर्जी E1 जो आई है, ये 13.6 विद नेगेटिव साइन ही रही। नंबर 2 के लिए आ गया मैं, E2 विल बी इक्वल टू, कितनी आएगी? E2 मस्ट बी माइनस माइनस 3.4 इंटू, क्या होगा? Z स्क्वेयर, Z कितना है? 1 का स्क्वेयर ओवर n स्क्वेयर, n कितना है अब? 2 का स्क्वेयर, 4 आ गया। क्या करना है मुझे? इस 13.6 को 4 से डिवाइड कर देना है, कम हो गई एनर्जी यहां। अब ये वैल्यू आ गई एनर्जी की, एनर्जी कम हो गई, या माइनस में अगर बोलो तो बढ़ गई, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है सबकी ये। इसके बाद अगर मैं आता हूं, E3 विल बी इक्वल टू -13.6, कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाई 1 स्क्वेयर, शेल नंबर 3 है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9, 13.6 डिवाइडेड बाई 9, अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा E3 का -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 के लिए आ जाते हैं, आइडिया लग जाएगा, -13.6 इंटू 1 स्क्वेयर ओवर 4, 4 का स्क्वायर लिखूंगा ना मैं, 16। अब इसको 16 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा E4 आ जाएगा
माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करते चले जाओ, E5, E6, E7, E8, E9, E इनफाइनाइट 0, E इनफाइनाइट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई इस शेल में काउंट किया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहां, इनफाइनाइट पे। अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। आपको अगर कभी बोला जाता है E2 माइनस E1, ये थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को। E2 माइनस E1, ये एनर्जी गैप कितना है? E2, E1 कितना है? -13.6, E2 कितना है? -3.4, -3.4 माइनस E1 -13.6, ये जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये तो बन गया प्लस। 13.6 में से मैंने ये कर दिया माइनस, तो अप्रोक्सीमेटली ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इस डेल्टा ई की बात की मैंने, E2 माइनस E1, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं एनर्जी गैप करता हूं ये वाला, E3 माइनस E1। इस बार मैंने एनर्जी गैप किया E3 माइनस E1, कितना है? -1.51, और ये तो वही रहेगा। E1 पे लेकर के आया हूं, यहां नहीं, यहां माइनस -13.6, कितना हो गया ये? लगभग लगभग 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही मैं ये कर सकता हूं, ऐसे ही मैं और करता हूं। तो अब जो काम की बात है, बताने वाली बात है कि एनर्जी गैप मेरे पास जितना यहां है उससे कम एनर्जी गैप ये है। ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ता जाऊंगा ये एनर्जी गैप कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ता चला जा रहा हूं ये एनर्जी गैप और कम और कम और कम। तो इनफाइनाइट शेल का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल जाके कहीं यूनिवर्स के स्पेस में या मून पे या एटम के से इतनी दूर पहुंच जाएगा कि सन पे जाके इलेक्ट्रॉन घूमेगा। इनफाइनाइट का मतलब क्योंकि गैप भी कम होता चला जा रहा है, पहले दूसरे शेल के बीच में गैप ज्यादा है, दूसरे तीसरे के बीच में डिस्टेंस कम है, एनर्जी का अंतर कम और कम और कम और कम और कम और कम और कम, जीरो तक, बस टेंड्स टू जीरो, इसे बोलेंगे हम टेंड्स टू जीरो। तो ये एनर्जी गैप इसी तरह से जीरो तक एक्सटेंड करता चला जाएगा। एन इनफाइनाइट वैल्यू के लिए ये कुछ हमें डिसाइड करना चाहिए। ध्यान रहे ये हाइड्रोजन एटम की बात की है। हाइड्रोजन एटम के लिए मैंने ये वैल्यू 1 रखी है, ये वैल्यू 1 रखी है, ये वैल्यू 1। अगर आप बात करते हो हीलियम की, सेम कंडीशन बिल्कुल He के लिए, हीलियम के लिए मुझे क्या बोल देना चाहिए? इसको बस 2 बोल देना चाहिए, रहेगा कांस्टेंट ही। हीलियम एंड हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू पहले शेल के लिए मैं निकालता हूं, अगर E2 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगी? -13.6 मल्टीप्लाइड बाई Z का मतलब 2 स्क्वेयर, N का मतलब क्या है? 2 स्क्वेयर।
अब सेकंड शेल के लिए वो वैल्यू आई जो यहां फर्स्ट के लिए आ रही थी। ये बात ध्यान देने की है, बस ये वैल्यू चलेगी, अलग हो जाएगी, रहेगी कांस्टेंट। 1 के लिए अगर मैं निकालता हूं यहां तो कितनी आ जाएगी E1 के लिए वैल्यू। n इजिकल टू 1 लेना है मुझे, z कितना लेना है, तो ये -13.6 इंटू z कितना है हीलियम के लिए 2, और n कितना है शेल नंबर 1, 2 का स्क्वायर, तो -13.6 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ये वैल्यू हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में चेंज हो गई, लेकिन अंतर ऐसे ही चलेगा, गैप तो ऐसे ही चलेगा कि पहले दूसरे का गैप ज्यादा, दूसरे तीसरे का कुछ कम और कम और कम और कम और कम कम होते होते लास्ट वालों में तो बिल्कुल कोई अंतर ही नहीं रहेगा। तो हाइड्रोजन हीलियम के लिए ये फर्क है, लेकिन हम हाइड्रोजन एटम के लिए अगर चेक करते हैं तब Z की वैल्यू 1 रख करके ये सिंपल जो बताया था, फिर मैं दोबारा उसी बात पर, इस यूनी इलेक्ट्रॉन के लिए बताया था, लेकिन हल्के जो एटम्स हैं 1, Z इजिकल टू 1, Z इजिकल टू 2, Z इजिकल टू 3, 4, बस यहां तक के लिए बोर्ड्स ने इनको एक्सप्लेन किया था। जितने ज्यादा हैवी एटम होते जाएंगे बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाएंगे। ये एनर्जी डायग्राम जो मैंने बताया है ये आज की क्लास का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इससे रिलेटेड आपको पहली बात तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए प्रॉब्लम इस पर बेस्ड। मींस ये वैल्यूज रख करके, जैसे मैंने सभी की बता दी, ऑलमोस्ट सभी की बता दी कि एनर्जी किसकी किस तरह से निकालते हैं। क्वेश्चन तो ऐसे ही देंगे कि हीलियम के दूसरे शेल के लिए एनर्जी कितनी हो, हीलियम लो, एटॉमिक नंबर लो, दूसरा शेल n की वैल्यू 2 ले लो, z की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर है, n की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, ऐसे करके एनर्जी आप निकाल के बता दो कितनी आ जाएगी। तो ये तरीका आपको फॉलो करना है। तो चलो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही करा रहा हूं।